भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा एज ऑफ ट्री की एक और धमाकेदार वीडियो में। एज यूजुअल, अगर तुमने इसका पुराना वाला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। इंसानी एलीट्स की उस कॉन्फ्रेंस को जारी रखते हुए येन ने बड़ी ढिठाई से पूछा, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तभी शाओलिंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को आजाद अनलीश्ड कर दिया। उसकी ताकत इतनी खौफनाक थी कि ऐसा लगा मानो वो पूरी जगह अभी धधक उठेगी, अब्लेज। वहां मौजूद वेस्टर्न नाइट्स की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और वे किसी भी संभावित लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। माहौल में बढ़ते इस तनाव को भांपते हुए उले ने दखल दिया। उसने येन को सख्त लहजे में टोकते हुए कहा कि बस अब बहुत हुआ। उसने सबको याद दिलाया कि वे यहां आपस में झगड़ा करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। येन ने नीचे खड़े उले की तरफ देखा। जब बॉस बोलता था तो उसे सुनना ही पड़ता था, इसलिए उसने बेदिली से बात मान ली। उधर माइटी एलिफेंट ने शाओलिंग से पूछा कि क्या वो येन को सबक सिखाना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने सोचा कि यह अच्छा ही है कि वो इतना घमंडी और उकसाने वाला है। फिर शाओलिंग लिए जा चुके थे। अब जब कोई और जिम्मेदारी बाकी नहीं बची थी तो उस माइटी एंशिएंट ट्री ने नोट किया कि वो फायर अर्थ स्पेसेस अब 70,000 स्क्वायर मीटर तक फैल चुके थे, जो एक छोटे शहर को बसाने के लिए काफी थे। उस माइटी एंशिएंट ट्री ने हर स्पेस के हिसाब से उपयुक्त जड़ी बूटियां यानी हर्ब्स वहां लगा दी थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये कीमती इलाके कभी बर्बाद ना हो। मन ही मन हिसाब लगाते हुए उस माइटी एंशिएंट ट्री ने सोचा कि जैसे ही ये स्पेस 1,00,000 स्क्वायर मीटर तक पहुंच जाएंगे, वे शायद जीवित प्राणियों का बोझ उठाने में सक्षम होंगे, जो वहां फल फूल सकेंगे और अपनी दुनिया बसा सकेंगे। अचानक वो प्रकट हुई और मास्टर को पुकारते हुए रिपोर्ट दी कि सभी म्यूटेटेड बीस्ट्स इकट्ठा हो चुके हैं। तब उस माइटी एंशिएंट ट्री ने मिस्टी माउंटेन के मुख्य बेस की ओर वापसी यानी रिट्रीट का हुक्म दिया। उधर फ्रीडम फेडरेशन के तहत फ्लोटिंग सिटी में दक्षिण अमेरिका के एक शक्तिशाली सम्राट यानी एम्परर ने गुस्से में कहा, डार्क किंग को हराने के बाद उस म्यूटेंट पेड़ का सबसे बड़ा योगदान रहा है। चीन पर उस्ता के हमले से लेकर ऑस्ट्रेलिया पर डार्क किंग के हमले तक उस पेड़ ने मानवता को 2 बार बचाया है। उसने उस माइटी एंशिएंट ट्री का सामना करने का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करना मानवता के लिए आत्मसंहारी होगा। उसने आगे कहा कि उस म्यूटेंट पेड़ की विकास की रफ्तार खौफनाक है। मानवता चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ब्राजील के एक ताकतवर योद्धा ने इस बात पर सहमति जताते हुए इशारा किया कि माइटी एंशिएंट ट्री ने चीन फेडरेशन के 3 शहरों पर हमला किया था, लेकिन कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कोई उस पेड़ को उकसाए नहीं तो वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। ये सुनकर येन जोर जोर से हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए बोला, ये लोग वाकई उस म्यूटेंट पेड़ से बुरी तरह डरे हुए हैं। ये सब सुनकर शाओलिंग खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन शाओलिंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने ही ताकतवर हो तो तुम खुद जाकर उस म्यूटेंट पेड़ से क्यों नहीं लड़ते? मुझे डर है कि तुम एक पल में ही टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। येन को ये शब्द अपने गले पर किसी खंजर की तरह महसूस हुए। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगा और मन ही मन शाओलिंग को कोसने लगा। ये गंदी, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तब से बस मुझे उकसाए जा रही हो। तभी ट्यूटोनिक टाइट्स के लीडर ने अपनी राय रखी। उसका मानना था कि उस म्यूटेंट पेड़ से लड़ने के लिए जान की बाजी लगाना बेकार है, क्योंकि फिलहाल उनके पास जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। इलिया ने भी जोर देते हुए कहा कि हमें जनता की राय पर भी गौर करना चाहिए। लोग उस म्यूटेंट पेड़ को अपना रक्षक सेवियर मानते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लोग मानवता को अपने ही रक्षक का घेराव करते हुए देखना चाहेंगे। अब बहुत हो चुका था। यूले ने सब कुछ सुन लिया था और फैसला किया कि अगली मीटिंग में चर्चा किए जाने वाले विषयों में से उस म्यूटेंट पेड़ के मुद्दे को हटा दिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने यूले के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। उसका बॉडीगार्ड बुरी तरह चौंक गया और उसने यूले से पूछा कि क्या हुआ। ईसा और लिंडी को भी यूले का ये रिएक्शन समझ नहीं आया। ड्रैगन कॉर्प के सदस्य भी यूले के चेहरे पर आई उस शिकन की तरफ खिंचे चले आए। यूले ने खुद को शांत किया और कहा, कुछ नहीं है, चलिए मीटिंग जारी रखते हैं। लेकिन पास ही के एक लावारिस वर्कशॉप, अबैंडन्ड वर्कशॉप में एक स्पेस खुल रहा था, जिसमें से एक शानदार नीली रोशनी निकल रही थी। उस स्पेस से एक वजूद बाहर आया। वो कोई और नहीं बल्कि वही माइटी एंशिएंट ट्री था। उसकी विशाल जड़ें तेजी से आपस में गुथने लगीं। वे विशाल कौन खड़ा है? फिर भी यूले ने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? उस ग्रेट बीइंग ने यूले से कहा कि वो दिखावा करना बंद करे। यूले खामोश रहा। उसे याद आया कि उन्होंने कई बार साथ मिलकर जंग लड़ी थी।
पहली बार समुद्र में उस ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ, जहां उस माइटी एंशिएंट ट्री की स्पिरिचुअल ब्रेथ ने यूले को तब से अब तक डरा कर रखा था। हालांकि एक मेजबान होने के नाते यूले इस बाहरी वजूद को अपनी मौजूदगी में इस तरह घमंड दिखाने की इजाजत नहीं दे सकता था। आखिर यूले सबसे ताकतवर इंसानी योद्धा जो था। यूले की आंखें गुस्से से चमक उठी और उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम आखिर यहां क्या करने की योजना बना रहे हो? ये लहजा सुनकर उस माइटी एंशिएंट ट्री को बहुत घिन, डिस्गस्ट महसूस हुई। मास्टर ने सोचा कि यूले बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं है और उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, अगर तुम सिर्फ एक शैडो हो तो तुम मुझसे बात करने के काबिल नहीं हो। और इतना कहते ही मास्टर ने तुरंत एक मुक्का जड़ दिया। वो मुक्का पलक झपकते ही यूले के उस डिजिटल अवतार को चीरता हुआ पार निकल गया और उसने नीचे बनी एक विशाल इमारत को तहस नहस कर दिया। ये तो महज एक चेतावनी थी। अगर उस माइटी एंशिएंट ट्री का इरादा वाकई जंग छेड़ने का होता तो ये पूरा शहर अब तक जमीन में दफन हो चुका होता। उधर कॉन्फ्रेंस में यूले के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो मुक्का सीधा उसकी रूह सोर पर लगा था। उसका बॉडीगार्ड बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाते हुए अपने मास्टर का नाम पुकारने लगा। नीचे खड़ा वो माइटी एलिफेंट एक जानी पहचानी खुशबू सूंघ पा रहा था और शाओलिंग समझ गई कि उसके मास्टर आ चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसने उन्हें बुलाया था। क्या वो चाहती थी कि उसके मास्टर यहां अपनी ताकत का मुजाहिरा करें? शायद, क्योंकि अगर वो माइटी एंशिएंट ट्री अपनी शक्ति नहीं दिखाता तो दुनिया भर के ये योद्धा उसके साथ जंग लड़ने के ख्वाब देखते रहते, जो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत, ट्रबलसम बन सकता था। यूले ने तड़पते हुए खून की उल्टियां की। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी रूह अभी भी कांप रही है। उसने लड़खड़ाते हुए बस इतना ही कहा, वो आ रहा है। वो माइटी एंशिएंट ट्री धीरे से नीचे उतरा और खामोशी से मुआयना करते हुए इंतजार करने लगा। वो ठीक उसी जगह पर उतरा जहां अभी कुछ पलों पहले इमारत के परखच्चे उड़े थे। वो ये परखने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ की हवा और मिस्टी माउंटेन की हवा में क्या फर्क है। जहां तक यूले का सवाल था, ऐसा लग रहा था कि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं, क्योंकि वो लगातार खून की उल्टियां कर रहा था और बड़बड़ा रहा था, वो आ रहा है, वो म्यूटेंट पेड़ करीब आ रहा है। उस माइटी एंशिएंट ट्री के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि इंसानी एलीट्स को अब उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा है। वो एक बहुत ही जोश भरे स्वागत की उम्मीद कर रहा था। यूले ने लड़खड़ाते हुए मीटिंग के सामने खड़े होकर तुरंत स्थिति का ऐलान किया। नीचे बैठे सभी एक्सपर्ट्स बुरी तरह डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस माइटी एंशिएंट ट्री के इरादे क्या हैं। क्या वो पेड़ इस तैरते हुए किले पर कब्जा करने की फिराक में था? शाओलिंग के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। उसे दूसरों की हालत देखकर एक अजीब सी खुशी, शार्डन फ्रॉयडे महसूस हो रही थी। वो महिला योद्धा जो इंसान और तलवार की एकता यानी यूनिटी ऑफ मैन एंड सोर्ड हासिल कर चुकी एक सुपर वॉरियर थी, वो पसीने से तरबतर हो रही थी। उसकी सोल सोर्ड थरथर कांप रही थी। येन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना भारी दबाव क्यों महसूस हो रहा है, मानो कोई पहाड़ उसे कुचल रहा हो। एक ऐसी ताकतवर मौजूदगी हर किसी की रूह को दबा रही थी, सिर्फ उसकी नहीं। इसी बीच वो योद्धा उस सलीब को घूरने लगा। उसे आने वाले खतरे का एक जोरदार एहसास हो रहा था। यूले ने अपना सिर ऊपर उठाया और यूले ने बड़ी मजबूती से ऐलान किया, चलो चलकर उस शख्स से मिलते हैं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, नीचे खड़ी भीड़ दंग रह गई। वो माइटी एंशिएंट ट्री एक ऊंचे खंबे के ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे पर नाखुशी के भाव थे। आखिरकार वो शख्स आ ही गया था। ये काबिले तारीफ था कि वो खुद यहाँ आया था और साथ में इतने सारे अनुयायियों को भी लाया था। जैसे ही येन उस माइटी एंशिएंट ट्री के 100 मीटर के दायरे में पहुंचा, उसे तुरंत ऐसा एहसास हुआ मानो वो सिमट कर एक चींटी के बराबर रह गया हो। वो खौफनाक ताकत बेरहमी से उस इलाके के हर जीवित वजूद की मौजूदगी को कुचल रही थी। येन पसीने पसीने हो गया और उसका मन पागलों की तरह वहां से भाग जाने को करने लगा। चीन फेडरेशन के एक सुपर योद्धा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, अभी कुछ देर पहले तो तुम बड़े घमंडी बन रहे थे। येन अपने दांत पीस कर रह गया। वो पलटकर जवाब देने की हालत में भी नहीं था। वहां मौजूद लोगों की तेज धड़कनों और उनकी अशांत रूहों को महसूस करते हुए वो माइटी एंशिएंट ट्री बोला, मैं यहां मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूं, बल्कि एक दावत देने आया हूं। यह सुनकर यूले को घबराहट की एक टीस महसूस हुई। दावत? कैसी दावत? बाकी लोग भी उतने ही तनाव में थे। किस बात की दावत? साथ जुड़ने की? उस सुनहरे बालों वाले आदमी को तुरंत एहसास हो गया कि उस माइटी एंशिएंट ट्री का इरादा सबसे ताकतवर योद्धाओं को मिस्टी माउंटेन में शामिल होने के लिए बुलाना है। सब कुछ होने के बावजूद वो मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि काश उसे भी ये दावत मिले।
बाहर से तो ये सभी ताकतवर लोग यही दावा कर रहे थे कि वो उस माइटी एंशिएंट ट्री को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन अगर मिस्टी माउंटेन में दाखिल होने का मौका मिले तो क्या वो किसी जन्नत में कदम रखने जैसा नहीं होगा? ये जिंदगी में मिलने वाला इकलौता मौका था। भीड़ की खामोशी को देखते हुए उस ग्रेट बीइंग ने सोचा कि शायद उसकी दावत थोड़ी अस्पष्ट रह गई है। फिर उसने बात जोड़ते हुए कहा, ध्यान से सोचो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम ट्रांसेंडेंट 5th ऑर्डर से 6th ऑर्डर में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। कैसा रहेगा? 5th ऑर्डर के बारे में सुनते ही ट्यूटोनिक नाइट्स के उच्च पदस्थ लीडर्स के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे बहुत लंबे समय से 4th ऑर्डर पर अटके हुए थे और इस जीवन में आगे किसी भी ब्रेक थ्रू की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। उस सुनहरे बालों वाले आदमी को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका दिल अब उसका अपना नहीं रहा। उत्तेजना के मारे उसके गाल लाल हो गए। वे खुद पर काबू पाने में लगभग असमर्था। उले ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो माइटी एंशिएंट ट्री एक पल के लिए खामोश रहा और फिर चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए ऊपर की तरफ देखूंगा? नीचे आओ यहां। उसी पल चारों तरफ डार्क एनर्जी का एक भयानक सैलाब उमड़ा और उसी समय हवा में खड़े उन सभी शक्तिशाली योद्धाओं को जबरन जमीन की तरफ खींच लिया गया। इस खौफनाक गुरुत्वाकर्षण बल ने सबको हक्का बक्का कर दिया। कोई भी इसका मुकाबला करने के काबिल नहीं था। यहां तक कि ईसा और लिंडी ने पहले कभी ऐसा एहसास नहीं किया था और वे थोड़ी उलझन में थीं। सच तो ये था कि इन दोनों लड़कियों को उस माइटी एंशिएंट ट्री ने फूलों की तरह लाड़ प्यार से रखा था। उन्हें कभी कोई सजा नहीं भुगतनी पड़ी थी। सिर्फ शाओलिंग और माइटी एलिफेंट को कुछ महसूस नहीं हुआ, जिससे उसे हैरानी हुई कि क्या वो और ज्यादा ताकतवर हो गई है। वाकई उले बहुत शोर के साथ जमीन पर आ गिरा और खुद को संभालने के लिए खंबे का सहारा लिया। जब बात चुंबकत्व की आती थी तो उले सबसे बेहतरीन था, लेकिन ये तब था जब उस माइटी एंशिएंट ट्री को रैंकिंग से बाहर रखा जाए। उसके दिमाग में उस म्यूटेंट जानवर के साथ हुई जंग की यादें ताज़ा हो गईं, जहां उसने इस ऑरा की ताकत को महसूस किया था। हालांकि तब वो धुंधली थी, लेकिन अब इसका सामना करते हुए उले को पूरी तरह समझ आ गया था कि इंसानों और इस वजूद के बीच की ताकत का फासला अवर्णनीय है। उले खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहा था। वो खामोश रहा और वहीं घुटनों के बल झुका रहा। उस माइटी एंशिएंट ट्री ने संतुष्ट होते हुए ऐलान किया, अब तुम देखने में अच्छे लग रहे हो। इसी बीच इस उड़ते हुए शहर में कहीं और एक छिपा हुआ वजूद खड़ा था, जो यहां उस ग्रेट बीइंग के अचानक प्रकट होने से उलझन में था। वो छिपा हुआ वजूद मास्टर के इरादों को लेकर उलझन में था। उसे याद आया कि जब म्यूटेंट जानवरों ने हमला किया था तब इंसानियत बेबस थी और अब इस एंशिएंट ट्री के हमले के बाद उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। अचानक वो आदमी अपना सिर पकड़कर चीख पड़ा, मानो उसका भेजा फटा जा रहा हो। उसका अदृश्य होने का जादू कांच की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। वो पसीने से तरबतर हो गया और दहशत में चिल्लाया, मैं करूंगा, बस इस शोर को बंद करो। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके दिमाग के अंदर से उसे हुक्म दे रहा हो। उसने अपना हाथ उठाया और स्पेस फट गया, जिसके दूसरी तरफ वो एंशिएंट ट्री खड़ा था। क्या उसका काम पहले ही पूरा हो चुका था? ये हिस्सा काफी उलझन भरा लग रहा था। वापस उस ग्रेट बीइंग की ओर चले। उले अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वो माइटी एंशिएंट ट्री बड़ी नरमी से बोला, मैं तुम्हारी ताकत की बहुत कद्र करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें और ताकतवर ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं इस किले की रक्षा करने में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि उस माइटी एंशिएंट ट्री ने बात जोड़ते हुए कहा, इसे अपना खुद का साम्राज्य, किंगडम बना लो। उले बुरी तरह चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि ये कोई सीधा साधा ऑफर नहीं था, बल्कि ये अपनी वफादारी बदलने, स्विच अलीजेंसेस का बुलावा था, जो सीधे तौर पर गद्दारी की मांग कर रहा था। उले को अब फेडरेशन को धोखा देना होगा और खुलकर मिस्टी माउंटेन के साथ खड़ा होना होगा। मानवता के सबसे शक्तिशाली योद्धा के लिए ये उसके आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ी चोट थी। इसी बीच उस सुनहरे बालों वाले आदमी का चेहरा लाल पड़ गया। वो मन ही मन कल्पना कर रहा था कि काश वो एंशिएंट ट्री उससे बात कर रहा होता। अगर ऐसा होता तो वो बिना हिचकिचाहट और बड़े उत्साह के साथ सहमत हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ एक सपना था। उले ने सावधानी से पूछा कि क्या इसके अलावा और कोई शर्तें भी हैं? उस एंशिएंट ट्री ने तुरंत जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि इस शहर के सभी खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज इस सौदे का हिस्सा होंगे। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उले बोला, ठीक है, मैं शामिल होता हूं। उसकी आंखें चमक उठी, जो उसकी मजबूत निर्णय शक्ति, डिसाइसिवनेस और दृढ़ संकल्प को दिखा रही थीं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मानवता का सबसे शक्तिशाली योद्धा अपनी फेडरेशन को धोखा देने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। हालांकि और गहराई से सोचने पर यह साफ था कि उले प्रायोगिक और बुद्धिमान था।
वो एक ऐसा नायक था जो बलिदान देने के लिए तैयार था। वो किसी भी और चीज़ या किसी भी और इंसान से कहीं ज़्यादा मानवता की रक्षा करना चाहता था, और ये रक्षा तब और भी सुरक्षित और व्यावहारिक हो जाती अगर वो मिस्टी माउंटेन में अपनी जगह पक्की कर लेता, क्योंकि इससे उस एंशिएंट ट्री का सीधे सामना करने का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसके साथ मारपीट करो या उस पर कीबोर्ड फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। अगले चैप्टर में इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, तो मिस मत करना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. They understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember or insane now. I remember or insane now. Yeah, let's go. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember or insane now. I remember or insane now. They understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.